कर रहे हैं प्रश्न जो है वो दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य। ठीक है, तो जो इसका उपशीर्षक है जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन जो तीसरा उपशीर्षक है वह राजस्थानी भाषा का गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और दक्षिणी खड़ी बोली का गद्य है। ठीक है, तो हमने राजस्थानी ब्रजभाषा का गद्य कर लिया, राजस्थानी गद्य कर लिया, ब्रजभाषा का गद्य कर लिया। अब हम दक्षिणी की खड़ी बोली गद्य को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न है उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के विकास से पूर्व किस क्षेत्र में दक्षिणी खड़ी बोली का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैसे नाम से स्पष्ट है दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का विकास, तो इसका प्रारंभ भी कहाँ से हुआ होगा, दक्षिण भारत से हुआ होगा। तो उत्तर भारत में जब खड़ी बोली आई उससे पूर्व ही गद्य जो खड़ी बोली का जो विकास हुआ था वह दक्षिण में हुआ था, तो दक्षिण भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह दक्षिणी खड़ी बोली में किस प्रकार की रचनाएं की जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन है केवल पद्य, ऑप्शन बी केवल गद्य, ऑप्शन सी पद्य और गद्य दोनों, और ऑप्शन डी ना तो पद्य ना ही गद्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिणी खड़ी बोली में किस प्रकार की रचनाएं की जाती थी, गद्य और पद्य दोनों में होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में मुसलमानों के प्रवेश से पहले वहाँ के निवासी उत्तर भारत की भाषाओं और बोलियों से परिचित क्यों थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है कि दक्षिण भारत में तो चलो खड़ी बोली का विकास हुआ, लेकिन उससे पूर्व ही वो उत्तर भारत की भाषाओं से परिचित थे, तो ये कैसे संभव हो पाया। ऑप्शन है व्यापार के कारण, ऑप्शन बी उत्तर भारत से आए चालुक्य और यादव वंश के कारण, ऑप्शन सी शिक्षा के प्रसार के कारण, या ऑप्शन डी धार्मिक यात्राओं के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि दक्षिण में जब उत्तर भारत से चालुक्य और यादव वंश गए तो वहाँ उन्होंने क्या किया, इस भाषा का प्रचार प्रसार किया, तो इस कारण जो दक्षिण भारत में है उत्तर भारत की भाषाओं से वे अवगत हो पाए। ठीक है, अगला प्रश्न है चालुक्य और यादव राजवंश के संस्थापक कहाँ से आए थे। ऑप्शन है गुजरात से, बंगाल से, उत्तर भारत से। तो अभी हमने किया चालुक्य और यादव राजवंश जो है वो कहाँ से आए थे, उत्तर भारत से आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर आक्रमण का समय क्या था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था, उसका समय क्या था, 1206, 1236। दूसरा है 1290, 1316। तीसरा है 1320 से 1330। ऑप्शन डी है 1350 से 1370। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1290 से 1316। तो ये जो समय था दक्षिण भारत में खिलजी के आक्रमण का समय था। ठीक, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त सेनानायक कौन था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है बलवन, ऑप्शन बी है मलिक काफूर, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मलिक काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त सेनानायक कौन था, मलिक काफूर, जिसने दक्षिण में आक्रमण किया था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है 13वीं से 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आक्रमण के समय किन किन राज्यों पर मुस्लिम सेनाओं ने हमला किया। ठीक है, अब दक्षिण भारत पर हमला हो रहा है तो वह कौन कौन से राज्य थे जो इस आक्रमण में शामिल थे, यानी उस क्षेत्र को उन्होंने उस पर हमला किया था। वो है, ऑप्शन देख लेते हैं, चोल, पांड्य, काकतीय। ऑप्शन बी देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसलों तथा मदुरा के पांड्यों। ऑप्शन सी है सिंघल, चेर, चोल। ऑप्शन डी मैसूर, त्रावणकोर और हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि 13वीं 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आक्रमण के समय जिन जिन राज्यों पर मुस्लिम सेनाओं ने आक्रमण किया था वे थे देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसलों तथा मथुरा के पांड्यों। तो इन राज्यों में क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था मुसलमानों का। ठीक है, और समय क्या था, 13वीं 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है दक्षिणी गद्य साहित्य का प्रारंभ किस सूफी संत के रचना से माना जाता है। ठीक है, दक्षिण में जब गद्य साहित्य का प्रारंभ हुआ तो कौन से सूफी संत की रचना से माना गया है। ऑप्शन है मुल्ला वजही, ऑप्शन बी है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज, ऑप्शन सी है निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज जो है इस सूफी संत कवि से क्या हुआ, दक्षिणी गद्य साहित्य का प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसके विषय में हम जान लेते हैं थोड़ा। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज यह दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी फ़कीर निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा यानी
उत्तराधिकारी ख्वाजा नसरुद्दीन दहली के प्रमुख शिष्य थे। 1399 में मत का प्रचार किया और मत का प्रचार इन्होंने कहाँ किया? गुलबर्गा में किया। ठीक है, स्थान का नाम है। तो यहाँ इन्होंने अपने मत का प्रचार किया 1399 में। कौन थे? ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज, दिल्ली के जो सूफी फ़कीर निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनके शिष्य हैं। नसरुद्दीन दहली इनके शिष्य थे। ठीक है, ये इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज की प्रसिद्ध कृति कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन बी है शिकारनामा, ऑप्शन सी है मिराजुल आशिकीन, ऑप्शन डी है तिलावतुल वजूद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिराजुल आशिकीन जो है इनकी रचना है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज की। ठीक है, मिराजुल आशिकीन। इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी है, देख लेते हैं हम। मिराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे। दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मिराजुल आशिकीन। शिकारनामा और तिलावतुल वजूद इनकी दो अन्य छोटी छोटी रचनाएं हैं। ठीक है, फेमस जो प्रसिद्ध पुस्तक इनकी वो कौन है? मिराजुल आशिकीन है। लेकिन जो शिकारनामा या तिलावतुल वजूद जो है ये इनकी अन्य रचनाएं छोटी छोटी। अब इसके गद्य का नमूना देख लेते हैं, यानी मिराजुल आशिकीन के गद्य का नमूना देख लेते हैं। इंसान के बूझने के 5 तन, हर एक तन को 5 दरवाजे हैं, होर 5 दरबान हैं। पहला तन वाजिबुल वजूद, मुकाम उसका शैतानी, नफ्स उसका अम्मारा यानी वाजिब के आँख सू गैर ना देखना, 100 हिरन के कान 100 गैर ना सुनना सो। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है वह मिराजुल आशिकीन से संबंधित है, मतलब उस कृति से संबंधित है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी गद्य का विकास कितने चरणों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी 3। ठीक है, तो दक्षिणी गद्य के विकास का जो चरण है वह 3 चरणों में बांटा गया है। ये देख लेते हैं, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और उत्तरकाल। प्रारंभिक काल है, इसमें के जो प्रसिद्ध लेखक हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुद्राज है और मिराजुल आशिकीन है ना, अभी हमने पढ़ा ना, मिराजुल आशिकीन जो इनकी प्रसिद्ध कृति है। दूसरा है मध्यकाल, जिसका समय है 1491 से 1687। इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं वह मुल्ला वजही हैं। ऑप्शन जो तीसरा जो चरण है दक्षिणी गद्य साहित्य का वह है उत्तरकाल, जिसमें 1688 से 1850 का समय है और इसके जो प्रमुख रचनाकार कह सकते हैं वह सैयद हुसैन अली खां हैं। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गद्य के 3 चरणों में मध्यकाल की अवधि कौन सी है? अभी हमने देखा मध्यकाल की अवधि है 1491 से 1687। तो 1491 से 1687 जो समय है वह क्या हो जाएगा? मध्यकाल का समय हो जाएगा। अगला है, कुतुब मुश्तरी कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है ख्वाजा नसरुद्दीन दहली, ऑप्शन बी है निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है मुल्ला वजही, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुल्ला वजही जो है कुतुब मुश्तरी के लेखक हैं। इसके विषय में हम जान लेते हैं। इस कृति के नायक मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं और ये मुल्ला वजही के संरक्षक थे। ठीक है, तो मुल्ला वजही के अगर संरक्षक पूछा जाए तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं और वो नायक भी हैं कौन सी कृति के? कृति का नाम है कुतुब मुश्तरी। ठीक है, तो कुतुब मुश्तरी के नायक भी हैं और वो मुल्ला वजही के संरक्षक भी थे। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी किन भाषाओं के संपर्क से विशेष रूप से प्रभावित हुई? ऑप्शन ए है पंजाबी, बंगाली, मराठी, ऑप्शन बी है मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ऑप्शन सी है पंजाबी, हरियाणी, उड़िया, ऑप्शन डी है गुजराती, कश्मीरी, सिंधी। तो दक्षिणी हिंदी जो है वो किन भाषाओं के संपर्क से प्रभावित हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मराठी, तेलुगु और कन्नड़। ठीक है, इन 3 भाषाओं से दक्षिणी हिंदी क्या है? प्रभावित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भाषा का साहित्यिक विकास किस शासक के दक्षिण में राजधानी स्थानांतरण से मजबूत हुआ? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी है बहलूल लोदी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक के स्थानांतरण से, यानी उन्होंने जब दक्षिण में राजधानी अपनी स्थानांतरित की तो दक्षिणी भाषा के साहित्यिक विकास को उससे बल मिला है। ठीक है, अगला अगर हम देखें
पॉइंट। तो मोहम्मद तुगलक है, इनका समय है 1325 से 51। इन्होंने देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया था। ठीक है, दक्षिण में एक स्थान है देवगिरी, इसको दौलताबाद नाम दिया था किसने? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, और इनके आने से ही दक्षिण प्रदेश में क्या हुआ? दक्षिणी गद्य का विकास हुआ। अगला हम देखते हैं फैक्ट। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन के शब्दों में इस भाषा में, यानी दक्षिणी भाषा के विषय में ये लिखते हैं कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फ़ारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी ज़बान हिंदुस्तान और कहा, और कभी दक्खनी कहकर पुकारा। तो दक्खनी के विषय में किनका ये मत है? प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन के शब्दों में यह शब्द था कि वो कह रहे हैं कि इसमें तो पंजाबी, हरियाणी, खड़ी बोली का प्रभाव तो था ही, साथ ही इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है? अरबी और फारसी के भी शब्द थे। ठीक है, आरंभ में इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने इसको कभी हिंदी कहा, कभी ज़बान हिंदुस्तानी कहा और कभी दक्खनी कहा। उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक जो है वह इनकी रचना है, एहतेशाम हुसैन की रचना है उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो प्रश्न है वह है कुलियाते कुली कुतुब शाह किसका काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन ए है वज़ही, ऑप्शन बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी है सैयद हुसैन अली, ऑप्शन डी है इंशा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुलियाते कुली कुतुब शाह पूछा जाए किसका काव्य ग्रंथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कृति है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। सबरस 1635 ईस्वी गद्य कृति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है मीर अमन, ऑप्शन बी है वज़ही, ऑप्शन सी है तहसीन और ऑप्शन डी है सैयद हुसैन अली। तो इसके रचनाकार कौन है? मुल्ला वज़ही हैं। सबरस आपने सूफी काव्य में पढ़ा है इसको। तो वज़ही जो है, मुल्ला वज़ही जो है वह सबरस 1635 ईस्वी में गद्य कृति के रचयिता हैं। ठीक है, मुल्ला वज़ही के विषय में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। मुल्ला वज़ही इसमें तसव्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है इन्होंने, और गद्य का नमूना देख लीजिए। ठीक है, तो सबरस में उन्होंने क्या किया? तसव्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है। गद्य के नमूने के रूप में अगर हम देखें इसका, तो कृति पूछा क्या जाएगा? प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से? एक मिनट, प्रश्न यहाँ से बन सकता है ये जो पद है या ये जो गद्य का नमूना है वह किस कृति से उद्धृत है? तो यह किससे है? सबरस से है। सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वज़ही। इश्क अजीज़, इश्क तवाना, इश्क दाना, इश्क दीवाना, इश्क आप अपने रंग में आप घुलता है, के चाले कौन संभालते, इश्क चंदर, इश्क कमान, इश्क दीन, इश्क ईमान, इश्क आशिक, इश्क सुल्तान, इश्क से रोशन ज़मीन, इश्क से रोशन आसमान, इश्क ते आशिक मगरूर, इश्क ते माशूक ने पकड़ी ज़हूर। ठीक है, तो ये जो नमूना है वह सबरस से है, और सबरस के जो रचनाकार हैं वो मुल्ला वज़ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सबरस को उर्दू साहित्य में किस कारण से विशेष महत्व प्राप्त है? ऑप्शन ए है यह पहला काव्य ग्रंथ है, ऑप्शन बी है यह प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, ऑप्शन सी है इसमें 4 दरवेश का अनुवाद है, ऑप्शन डी है इसमें केवल फारसी का प्रभाव है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है। ठीक है, अगर सबरस की बात हो तो यह उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है, और अगर हम दक्खनी की बात करें तो दक्खनी में कौन था? हमने दक्खनी का किया था, ऊपर वो मेंशन होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार। मेरा जो लाशकिन थी। ठीक है, दक्खनी गद्य की पहली पुस्तक। अगर उर्दू गद्य की पहली पुस्तक पूछा जाए तो वो सबरस है। ठीक है, उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है सबरस। अगला प्रश्न है वज़ही के गद्य की कौन सी विशेषता प्रमुख है? पहला है संस्कृतनिष्ठ शब्दावली, दूसरा है लयात्मकता और तुकांत प्रयोग, ऑप्शन सी है संवादात्मक शैली, और चौथा है खड़ी का प्रभाव। ठीक है, खड़ी बोली का प्रभाव था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लयात्मकता और तुकांत प्रयोग जो है वज़ही के गद्य की विशेषता है। अगला जो है प्रश्न, तुकांत प्रयोग अगर हम देखें मुल्ला वज़ही के गद्यों के संबंध में, यूं किताब सब किताबा का सरताज,
प्रश्न कैसे बन सकते हैं, ये पंक्ति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा रचनाकार कौन है। यूँ किताब सब किताबा का सरताज, सब बाता का मजाज, हर बात में 100 मिजाज, इसका सौदा समझे ना कोई आशिकबाज, इस किताब की लज्जल पाने आलम सब मोहताज, क्या औरत क्या मर्द जिसमें कुछ इश्क का दर्द, इस किताब को सीने पढ़ते हिला सीना, इस किताब बगैर कोई अपना वक्त बहला सीना। ठीक है, तो ये जो नमूना है वह तुकांत प्रयोग का नमूना है और ये जो प्रयोग है वह किसका है, मुल्ला वजही का। ठीक है, अगला प्रश्न है, चार दरवेश का दक्षिणी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन है मीर अता तहसीन, ऑप्शन बी है मीर अमन, ऑप्शन सी है सैयद हुसैन अली, ऑप्शन डी है वजही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सैयद हुसैन अली जो हैं वो चार दरवेश का इन्होंने दक्षिणी में अनुवाद किया है। सैयद हुसैन अली के विषय में क्या है कि ये हैदराबाद के निवासी थे और इनके जो पुत्रों के लिए है अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, इनके गद्य का नमूना देख लेते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये जो गद्य का जो रूप है वह किनके द्वारा है, तो उत्तर क्या होगा, सैयद हुसैन अली। वारिस ताज व तख्त का कोई अब तक पैदा ना हुआ, जब औलाद नहीं तो उस दौलत दुनिया को लेकर क्या करूं, यह तख्त व ताज मुझको मुबारक हो, मैं उस हुजरा से बाहर ना निकलूँगा जब तक अल्लाह ताला मुझको औलाद से सरफराज करें। वज़ीर बाद दबीर ने अर्ज़ किया, हक ताला साया दामन दौलत को खाना खानदारों के सर पर कायम दबायम रखे। ठीक है, ये जो नमूना है वह सैयद हुसैन अली द्वारा है और ये टीका के रूप में, ठीक है, सॉरी अनुवाद के रूप में। चार दरवेश का उन्होंने दक्षिणी में अनुवाद किया था, उससे ये अनुदित ग्रंथ के रूप में इसको आप जान सकते हैं। मीर हुसैन अता जो थे, अभी जो हमने ऑप्शन में देखा, मीर हुसैन अता तहसीन 1775 ईस्वी और मीर अमन जिनका समय 1801 है, उर्दू गद्य में इस कहानी का अनुवाद कर चुके थे। कौन सी कहानी का, जो चार दरवेश कहानी है उसका अनुवाद कर चुके थे। यह दोनों लेखक उत्तर भारत के थे। तो इन दोनों लेखकों ने मिलकर चार दरवेश की कहानी को उर्दू गद्य में रूपांतरित पहले ही कर दिया था और ये दोनों लेखक उत्तर भारत के थे। अगला प्रश्न है, सैयद हुसैन अली ने चार दरवेश का अनुवाद कब किया था। ठीक है, ये तो पता चल गया कि इन्होंने किया है, लेकिन कब किया था। 1635 ऑप्शन में है, 1775 है, 1801 है, 1838 है। सही उत्तर होगा 1838। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चार दरवेश का अनुवाद सबसे पहले उर्दू गद्य में किसने किया था। ऑप्शन है सैयद हुसैन अली, तहसीन, मीर अमन और इंशाअल्लाह अल्लाह खां। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तहसीन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा मीर हुसैन अता तहसीन और अमन ने मिलकर क्या किया था, इसको उर्दू कहानी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि उर्दू में सबसे पहले किसने अनुवाद किया था, तो तहसीन ने किया था। अगला प्रश्न है, इंशाअल्लाह खां के बारे में सही कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है वे वजही से प्रभावित थे, ऑप्शन बी है वे अपने समकालीनों को बराबर मानते थे, ऑप्शन सी है उन पर दक्षिणी गद्यकारों का प्रभाव नहीं था, ऑप्शन डी है वे केवल काव्य लिखते थे, गद्य नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उन पर दक्षिणी गद्यकारों का प्रभाव नहीं था। तो इंशाअल्लाह खां के विषय में क्या है कि उन पर दक्षिणी साहित्य गद्यकारों का प्रभाव नहीं था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की दक्षिण विजय के बाद किस भाषा ने धीरे धीरे दक्षिणी को ढक लिया। ऑप्शन ए है खड़ी बोली हिंदी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अवधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उर्दू। उर्दू ने क्या किया, दक्षिण विजय के बाद दक्षिणी को पूरी तरीके से ढक लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं। दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी उत्तर भारत में विकसित हुई और उर्दू, तीनों ही भाषाएं हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक संश्लेष की उपज है, फिर भी तीनों की प्रकृति में अंतर है। यानी दक्षिणी हिंदी जो दक्षिण में उदित हुई, खड़ी बोली हिंदी जो उत्तर भारत में हुई और उर्दू, ये तीनों ही भाषाएं अगर हम देखें तो यह हिंदू मुस्लिम की सांस्कृतिक संश्लेष की उपज है, लेकिन तीनों की प्रकृति में क्या है, अंतर है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विद्वानों के अनुसार दक्षिणी गद्य की प्रतिनिधि रचना कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है पद्मावत, दूसरा शबरस, तीसरा है रामचरितमानस और चौथा है कबीर वाणी। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शबरस। शबरस जो है विद्वानों के अनुसार दक्षिणी गद्य की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। उर्दू साहित्य का उदाहरण है ये, मतलब उर्दू साहित्य का प्रथम रचना या कृति के रूप में जान सकते हैं आप इसको। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी पर किन किन भाषाओं का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन है मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज अवधी, ऑप्शन सी है अरबी फारसी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी मराठी का भी प्रभाव हम देखते हैं, तमिल तेलुगु का भी है, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, अरबी, फारसी। ठीक है, तो इस कारण क्या हो गया, इन सभी भाषाओं का प्रभाव दक्षिणी हिंदी पर पड़ा है। अगला है खड़ी बोली हिंदी का सांस्कृतिक आधार किससे जुड़ा हुआ है? पहला है संस्कृत, दूसरा है अरबी, फारसी और भारतीय बोलियों, तीसरा है मराठी बोली, मराठी और तेलुगु, चौथा है उर्दू साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी, फारसी और भारतीय बोलियाँ। ठीक है, प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी का सांस्कृतिक आधार किससे जुड़ा हुआ है? अरबी, फारसी और भारतीय बोलियों से इसका सांस्कृतिक आधार जुड़ा हुआ है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। उर्दू ने अपने विकास को मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित रखा? ऑप्शन ए है संपूर्ण उत्तर भारत, ऑप्शन बी है दिल्ली और उसके आसपास, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत, ऑप्शन डी है पंजाब और राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उर्दू ने अपने विकास को मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित रखा? दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रखा। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी ने अपनी समृद्धि के लिए मुख्य रूप से किस भाषा से शक्ति ग्रहण की? ऑप्शन ए है अरबी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है संस्कृत, चौथा है फारसी। तो सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किस भाषा से शक्ति ग्रहण की है? संस्कृत से। खड़ी बोली हिंदी ने अपनी समृद्धि के लिए किस भाषा से शक्ति ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत से। अगला प्रश्न है उर्दू साहित्य ने अपनी अधिक शक्ति और समृद्धि किस भाषा से ग्रहण की? ऑप्शन है संस्कृत, अवधी, राजस्थानी, फारसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फारसी। यानी उर्दू साहित्य ने अपनी अधिक शक्ति और समृद्धि किससे हासिल की है? फारसी से। और अगर खड़ी बोली के विषय में बात करें तो वो संस्कृत से। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल रूप में कौन सी भाषा खड़ी बोली हिंदी की अधिक समीप मानी जाती है? ऑप्शन ए उर्दू, दूसरा पंजाबी, तीसरा दक्षिणी हिंदी और चौथा तमिल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिणी हिंदी जो है वह खड़ी बोली हिंदी के अधिक निकट है। अगला जो टॉपिक है वह खड़ी बोली गद्य उत्तर भारत का है। तो अगला जो टॉपिक है वह खड़ी बोली गद्य उत्तर भारत का है। ठीक है, तो ये तीसरे टॉपिक के अंतर्गत ही है, यानी राजस्थानी भाषा, ब्रजभाषा गद्य और दक्षिणी खड़ी बोली के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो दक्षिणी खड़ी बोली के अंतर्गत हमने दक्षिण का देखा, अब हमको उत्तर भारत का देखना है। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आरंभ का श्रेय किनको देते हैं? प्रश्न है, ऑप्शन है आचार्य शुक्ल और डॉक्टर वार्ष्णेय, दूसरा है गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदर मिश्र को, ऑप्शन सी है गंग कवि और ऑप्शन डी है केशव दास को। तो प्रश्न क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर और नलिनी मोहन सान्याल आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आरंभ किससे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदर मिश्र को मानते हैं। ठीक है, कौन कौन है ये भी देख लेना है। जॉर्ज ग्रियर्सन है, R.W. फ्रेजर है, नलिनी मोहन सान्याल है। ठीक है, इनसे पूछा जाएगा तो ये लल्लूलाल और सदर मिश्र को मानते हैं, इनसे प्रारंभ हुआ है खड़ी बोली का विकास हुआ है। ठीक है, प्रेम सागर के लेखक लल्लूलाल और सुख सागर के लेखक सदर मिश्र। ठीक है, अब इनके विषय में भी जान लेते हैं। जो प्रेम सागर कृति है उसके लेखक कौन है? लल्लूलाल है, और सुख सागर जो कृति है वह सदर मिश्र है। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर वार्ष्णेय के अनुसार यह मत भ्रामक है, यानी शुक्ल जी और जो वार्ष्णेय जी हैं वो मानते हैं कि इनसे जो है वो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जो बाकी रचनाकार हैं जैसे सान्याल जी हैं और ग्रियर्सन जो हैं वो मानते हैं कि लल्लूलाल और सदर मिश्र से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस रचना से माना है? ऑप्शन ए है प्रेम सागर, ऑप्शन बी है चंद्रचंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन सी है इंद्र विजयाभिनंदन, ऑप्शन डी है भगवत कथा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रचंद वर्णन की महिमा। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किससे माना है? चंद्रचंद वर्णन की महिमा। जैसे मैंने बताया कि उनको जो ग्रियर्सन का मत है उनसे वो एक मत नहीं है, शुक्ल जी और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो उनके अनुसार यानी शुक्ल जी के अनुसार किससे प्रारंभ होना चाहिए? चंद्रचंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ होना चाहिए। अगला है चंद्रचंद वर्णन की महिमा रचना किस कवि द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन है गंग कवि, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है विकास भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंग कवि। चंद्रचंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। ठीक है, गंग कवि की रचना चंद्रचंद वर्णन की महिमा का काल क्या माना जाता है? ऑप्शन है 1600 के आसपास, 1570 के आसपास, 1700 के आसपास या 1800 के आसपास। सही 1570 के आसपास इसका रचना काल है। ठीक है, इसके विषय में देख लेते हैं।
सन 1570 के आसपास जो चंद्रशेखर वर्णन की महिमा है उसका रचनाकाल है। डॉक्टर कवड़े इसको संदिग्ध मानते हैं। ठीक है, ये जो समय है इसको संदिग्ध कौन मानते हैं? डॉक्टर कवड़े। अब यहाँ इसका नमूना देख लीजिए चंद्रशेखर वर्णन की महिमा का। सिद्धि श्री 108 श्री श्रीपाद शाही जी, श्री दलपति जी, अकबर शाही जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आए आए कुर्निश बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें। अपनी अपनी मिसल से जिनकी बैठक नहीं, सो रेशम के रस्से की लुए पकड़ पकड़ के खड़े ताजीब में रहें। ठीक है, तो ये जो खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य का नमूना जो है वो शुक्ल जी के अनुसार किसमें दिखाई देता है? चंद्रशेखर वर्णन की महिमा में, और यहाँ पे उसी का पद उद्धृत है। तो वीडियो जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया तीसरा वाले सेक्शन का। अब हम करने वाले हैं चौथा सेक्शन गुरुमुखी लिपि, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। ठीक है।